हेलो एंड वेलकम टू क्रैक इट सीएलटी। मैं निशित निकुंज एक बार फिर से आप सभी का खैर मकदम करता हूं क्रैक इट सीएलटी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। और हम जैसा कि हम बात कर रहे थे टॉपर्स वानी में, है ना। टॉपर्स वानी का मतलब क्या है? जो हमारे क्रैक इट सीएलटी के टॉपर्स है वो अभी आप यहाँ पर आ रहे हैं हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे और कुछ डिस्कस कर रहे हैं, हम उनसे कुछ सवाल पूछ रहे हैं और वो सवालों के जवाब वो दे रहे हैं। तो इस कड़ी में आज तीसरे पार्ट में हमारे साथ जुड़े हैं सूरज कुमार, जिन्होंने अभी बीएचयू मेन कैंपस में जगह बनाया है। इनका इंडेक्स था 328 और ओबीसी रैंक 43। तो मतलब भारी भरकम रैंक वैंक है ना। इनके बारे में थोड़ा सा इन शॉर्ट में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये बेसिकली बिहार से बिलोंग करते हैं, सासाराम से आते हैं डिस्ट्रिक्ट से। और फिर वहां से आने के बाद सबसे पहले इन्होंने एलयू का एग्जाम दिया था, उनका कैंपस उसका कैंपस क्लियर किया। फिर उसके बाद एयू यानी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का, पहले लखनऊ यूनिवर्सिटी फिर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, फिर उसका मेन कैंपस कंफर्म करने के बाद एएमयू यानी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का भी कैंपस उन्होंने कंफर्म किया था सीट। लेकिन उसके बाद फिर उन्होंने बीएचयू का मेन कैंपस कंफर्म किया और तब जाकर यहाँ पर एडमिशन लिए हैं। तो सासाराम बिहार से जुड़ चुके हैं हमारे साथ सूरज कुमार। तो सूरज, सबसे पहले स्वागत है आपका, हाँ, वेलकम। तो सबसे धन्यवाद भैया। पहले सूरज, सवाल है यार कि इतना सारा एंट्रेंस निकालने के बाद भी बीएचयू में जाकर एडमिशन लेना या बीएचयू के लिए वेट करना कि यार जब बीएचयू में आएगा तभी वहां पे लूंगा, कुछ खास बात है क्या बीएचयू में? कैसा लग रहा है यहाँ कर? सबसे पहले तो हेलो एवरीवन, मैं सूरज। तो यार बीएचयू की बात ये है कि बीएचयू का जो इन्वायरमेंट है वो बहुत सही है। वहाँ पर कामनेस है, पीस फील होता है और वो बहुत बड़ा जगह है, तो यहाँ पे हमारी सोच भी बड़ी हो जाती है। और मैं जब पहली बार गया था बीएचयू तब मैंने देखा कि पढ़ने के लिए भले सही हो ना हो पर रहने के लिए जगह बहुत सही है। इसलिए मैंने डिसाइड किया था कि मुझे बीएचयू ही जाना है आफ्टर 12th। पढ़ने के लिए जगह, रहने के लिए, मतलब सब चीज के लिए बीएचयू आपके लिए ओवरऑल जो है वो काफी सही है ना। तो सूरज, हमारा अगला सवाल हाँ, आपसे ये है कि आप जिस बोर्ड से आते हैं, आप बिहार बोर्ड से बिलोंग करते हैं, स्टेट बोर्ड से बिलोंग करते हैं, वहाँ के स्टूडेंट्स, क्योंकि मैं भी उसी बोर्ड से पढ़ा हूँ, और वहाँ के स्टूडेंट्स की एक मेंटेलिटी क्या है कि यार बीएचयू एंट्रेंस या कोई भी अच्छा एक लेवल का एंट्रेंस अगर आप देखते हैं आफ्टर 12th, तो उनके मन में ये डर आता है यार हम तो मतलब एक हिंदी मीडियम से आते हैं तो फिर हमसे ये नहीं हो पाएगा। क्या ये सोच सही है? ये सोच भी बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि मैं भी उसी बोर्ड से आता हूँ और मैंने ये क्वालिफाई किया है। और एक्चुअली प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि जो हम स्टूडेंट्स होते हैं बिहार बोर्ड के, वो जब 11th और 12th में एडमिशन करने के बाद यहाँ पे लोग नॉर्मली क्या करते हैं कि वो गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करते हैं और एक सिंपल से कॉलेज में एडमिशन ले लेंगे और फिर वो बिना क्लास किए हुए अपना प्रिपरेशन करेंगे गवर्नमेंट जॉब्स के लिए। और जो बीएचयू एंट्रेंस होता है वो एक नॉर्मल लाइन से हट के होता है। यहाँ पे लोग ऐसे हम अपने किसी सीनियर को नहीं देखेंगे इधर से कि वो किसी कॉलेज से, अच्छे कॉलेज से 11th 12th कर रहे हैं या फिर कोई ग्रेजुएशन कर रहे हैं। यहाँ पे वो नॉर्मल किसी कॉलेज से, यहाँ पे बिहार के वहाँ पे, यहाँ पे तो क्लासेस चलती नहीं है, तो एडमिशन करा के सीधे अपने प्रिपरेशन करते हैं गवर्नमेंट जॉब्स के लिए। तो ये लाइन से हट के एक अलग रूट होता है, इसलिए स्टूडेंट को लगता है डर कि वो नहीं कर पाएंगे। पर ये सोच सही नहीं है, पर ये कोई भी कर सकता है। अगर मैंने किया तो कोई भी निकाल सकता है ये एंट्रेंस। मतलब जो हम लोग का सोच जिस तरीके से हमें शुरुआत से ढाला जाता है उससे थोड़ा सा एक अलग रूट है, इसलिए थोड़ा सा अजीब लगता है कि यार क्या करे क्या नहीं करे। लेकिन अगर स्टूडेंट अपने मन में ठान ले आपके अनुसार तो वो कर सकता है, ऐसा नहीं कि कोई बड़ी चीज नहीं, वो अचीव कर सकता है अगर वो बस मन में ठान ले और उसकी तैयारी में जुट जाए तो सूरज, अब मेरा हाँ, अगला सवाल आपसे ये है कि जैसा कि मैं जानता हूँ और आपने बताया था स्टार्टिंग में ही कि आपका इकोनॉमिक्स जो है क्लास 12th में सब्जेक्ट नहीं रहा है, इंटरप्रेन्योरशिप लेकर आप पढ़े हैं। फिर भी आपने जो है इकोनॉमिक्स नहीं होते हुए भी इतने सारी यूनिवर्सिटीज का जो है, 4 यूनिवर्सिटीज के कैंपस को क्रैक करना, उनका एंट्रेंस निकालना, फिर उसके कैंपस में पहुंचना, तो मतलब इतना क्या वजह रही, कैसे आप बैक कर पाए खुद को इकोनॉमिक्स एज अ मेन सब्जेक्ट नहीं होते हुए भी? इकोनॉमिक्स एज ए मेन सब्जेक्ट मेरा इसलिए नहीं था क्योंकि मैंने जब 11th 12th में आप एडमिशन ले रहा था तो अपने टीचर से मैंने जब कंसल्ट किया तो उन्होंने बोला कि तुम इंटरप्रेन्योरशिप ले लो, उसमें प्रैक्टिकल के मार्क्स मिल जाएंगे तो अच्छे परसेंटेज आएंगे। उसी लालच में यहाँ पे मैक्सिमम स्टूडेंट्स इकोनॉमिक्स बहुत कम ही लोग लेते हैं, एटलीस्ट 100 में से शायद 2-3 ऐसा होता है यहाँ पे। और जब मैंने एंट्रेंस के लिए प्रिपरेशन शुरू किया तो मैंने देखा कि मुझे उसमें इकोनॉमिक्स के लिए प्रिपेयर करना पड़ेगा।
और जब मैंने कॉम्पिटिटर्स को देखा, जो सीबीएसई के जो बच्चे हैं वो 11th 12th और फिर जो बोर्ड के लिए और फिर एंट्रेंस के लिए ऐसे ऐसे वो एक ही सिलेबस को 2 या 3 बार पढ़ लेंगे। तो फिर मुझे भी उतने टाइम में अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए उन्हें रिवाइज करके खत्म करना था 2 बार कम एटलीस्ट। तो मैंने पहले यूट्यूब से लेक्चर्स किए, उनसे नोट्स बनाए, फिर उसके बाद क्रैकिट के जो मेंटर्स हमारे लाइव क्लासेस चलते थे उस वैसे प्रिपेयर किया। और फिर जब हमारी टेस्ट होती थी डेली बेसिस पे इकोनॉमिक्स या अदर सब्जेक्ट्स की, तो वो टेस्ट देने के बाद हमें जो मेरी जो वीक पॉइंट्स मुझे पता चली, मैंने उस पर दोबारा वर्क किया और फिर उनसे रिवाइज किया। इकोनॉमिक्स को मैंने ऐसे प्रिपेयर किया था। मतलब इकोनॉमिक्स अगर आपका नहीं तो सूरज ने बहुत ही अच्छी स्ट्रेटेजी बताई है कि सबसे पहले आप जो है अपने आप को कॉन्सेप्ट पहले बिल्ड कीजिए, उसके बाद टेस्ट कीजिए, उससे आपकी वीक पॉइंट आपको पता चलेगी, फिर उस पर आप काम कीजिए, क्लासेस को अटेंड कीजिए और सुनिए कम से कम क्लासेस को, भले समझ में नहीं आ रहा लेकिन फिर भी सुनिए, ताकि जो है उससे आपके अंदर बहुत सारी चीज कॉन्सेप्ट आपके अंदर बिल्ड होगा। तो सूरज मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि आप बिहार के साथ साथ डिस्ट्रिक्ट के छोटे से गांव से जो है आपने यहाँ तक का इतना अच्छा रास्ता, सुनहरा रास्ता तय किया है, लेकिन अभी भी जो हमारे गांव में स्टूडेंट्स बैठे हैं वो सोचते हैं, क्या तैयारी करने से पहले ही वो सोच लेते हैं अपने दिमाग में कि अगर मेरा सिलेक्शन बाई चांस हो भी गया तो मेरे पापा मम्मी या जो हमारे फैमिली मेंबर्स है वो मुझे वहां तक पहुंचने नहीं देंगे, मुझे जाने नहीं देंगे। क्या ये सोच सही है पहले से ही सोचना? नहीं, ये सोच सही नहीं है और अब हालात ऐसे नहीं रहे। मतलब गांव के जो पेरेंट्स हैं वो मैक्सिमम फार्मर हैं, वो खेती करते हैं, तो वो कभी ये नहीं चाहते कि उनका कोई बेटा हो या कोई उनकी बेटी, उनको चिल्ड्रंस है वो इस काम में आए। उनको उनका ये थॉट होता है कि वो कुछ भी करके उन्हें आगे बढ़ाए। तो ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि वो अपने बच्चों को जाने नहीं देंगे। वो अब तो ये सिनेरियो बहुत तेजी से और जल्दी से चेंज हो गया है। अब ऐसा प्रॉब्लम मुझे देखने को नहीं मिलता है कि कोई बच्चा सेलेक्ट हो गया, उसने एंट्रेंस क्वालिफाई कर लिया और उसको पेरेंट्स जाने नहीं दे रहे हैं। ये दिक्कत बहुत कम है। मैक्सिमम शायद लड़कियों के लिए थोड़ा प्रॉब्लम होता है, बॉयज के लिए उतना ज्यादा दिक्कत की बात नहीं है ये। और बीएचयू जैसे कॉलेज में अब तो लड़कियां भी जाती हैं। तो मतलब आपका कहने का मतलब कि अब कोई दिक्कत, चाहे वो लड़का हो या लड़की, अब वो जमाना नहीं रह गया है कि अब जो लोग सोच रखते हैं कि हम अपने घर में ही रह के अपने बच्चों को पढ़ाएं, वो आगे ऊपर भेजने के लिए भी काफी ज्यादा उत्साहित है ना? तो मेरा अगला सवाल आपसे हाँ, सूरज ये है कि एंट्रेंस की तैयारी और ट्वेल्थ, जो बिहार बोर्ड से जो ट्वेल्थ करके आते हैं, और एंट्रेंस की तैयारी और बोर्ड की तैयारी, इन दोनों में फर्क क्या है? यानी मेरा कहने का मतलब ये है कि क्या सिर्फ ट्वेल्थ का जो तैयारी करते हैं लोग, जैसे कि ट्वेल्थ के लोग बिहार बोर्ड के लिए जो तैयारी करते हैं, जैसे अकाउंटेंसी में सिर्फ उनसे बस थ्योरी पूछा जाता है, न्यूमेरिकल नहीं पूछा जाता है, तो उन लोग का अप्रोच क्या होता है कि सिर्फ थ्योरी पढ़ते हैं, न्यूमेरिकल छोड़ देते हैं। इकोनॉमिक्स के न्यूमेरिकल नहीं पूछे जाते नेशनल इनकम के, तो वो उस चैप्टर को नहीं पढ़ते हैं, उसको वो सब पार्ट को छोड़ देते हैं, या न्यूमेरिकल मतलब लगभग लगभग वो ना के बराबर ही पढ़ते हैं, उसमें इंटरेस्ट नहीं लगता है। तो क्या आपको लगता है कि सिर्फ यही अगर अप्रोच से जाते हैं और अगर एक सीयूसीईटी का फॉर्म भरते हैं, अच्छी यूनिवर्सिटी का सपना देखते हैं, तो क्या सिर्फ ट्वेल्थ बोर्ड में जैसा बिहार बोर्ड में जो अप्रोच था उससे हो जाएगा मतलब सिलेक्शन आपका? नहीं, ये बिल्कुल नहीं हो पाएगा क्योंकि जो बोर्ड्स के लेवल होते हैं वो बहुत नीचे होते हैं और जो एंट्रेंस के लेवल होते हैं वो बहुत ऊपर होते हैं। बोर्ड्स में ये सिनेरियो है कि बोर्ड्स में फेल होना मुश्किल है और एंट्रेंस में पास होना मुश्किल है। और एंट्रेंस में हमें सिर्फ पास ही नहीं होना है, उसमें अच्छा रैंक लेके आना है और तब आपको आपका मनपसंद कॉलेज मिल पाएगा। और हमारे बोर्ड्स में, बिहार बोर्ड में तो गवर्नमेंट ने क्वेश्चन के लेवल और घटा दिए हैं। आपको केवल 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने एमसीक्यू, तो आपको 100 दिए जाएंगे, आपको उसमें से चूज करके करने हैं। आपको 30 क्वेश्चन करने हैं शॉर्ट्स में, तो उसमें आपको 15 क्वेश्चन करने हैं 30 में से, तो उसमें भी आपको ऑप्शन मिलता है। पर एंट्रेंस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप एंट्रेंस में आपको 150 क्वेश्चन मिलेगा, आपको 150 टोटल अटेंड करना है। और ये बोर्ड्स एग्जाम में आपको सब्जेक्टिव लिखना होता है, तो इसमें आपको अगर कुछ फैक्ट्स पता भी नहीं है तो आप कुछ बना के आप अपने थॉट से लिख सकते हैं। पर एमसीक्यू क्वेश्चंस में आप ऐसा नहीं कर सकते, गेस पे नहीं जा सकते। उसमें नेगेटिव मार्किंग भी होता है, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है। उसके लिए आप एक अलग स्ट्रेटेजी और से थोड़ा प्रिपेयर करना पड़ता है। थोड़ी सी अलग स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, तभी आप टैकल कर सकते हैं एक अच्छे
कॉलेज तक आप पहुंच सकते हैं, है ना? ये आपका कहना है, मतलब सिर्फ बोर्ड के अप्रोच से काम नहीं चलने वाला भाई। तो सूरज, मेरा अगला सवाल ये है कि जैसा कि आपको पता भी होगा कि इस बार सीयूसीईटी होने वाला, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, मतलब जो पहले बीएचयू और डीयू का एंट्रेंस अलग अलग होता था, या जो भी होता था अलग, सेंट्रल यूनिवर्सिटी का, एलयू का या एयू का, किसी का भी होता था, तो इन सब यूनिवर्सिटीज का जो है एक कॉमन एंट्रेंस होगा, सीयूसीईटी। इसमें जो जितना मार्क्स हाँ। लाएगा वो उस कैंपस में पहुंचेगा कट ऑफ के अकॉर्डिंग। तो लेकिन अब इसमें एक चीज क्या एक है, सिंपल सा एक थॉट है कि अगर आप अच्छा परफॉर्म करेंगे तो ऑब्वियसली आप एक बहुत ही अच्छा, अगर आप डीयू जाना चाहते हैं तो डीयू के भी अच्छे कॉलेजेस से नॉर्थ कैंपस तक आप पहुंच सकते हैं। जैसा कि आपको पता है कि 12th का जो बिहार बोर्ड है, उसमें जो है स्टूडेंट्स को उतना मार्क्स नहीं मिलता है, जिसके कारण उनका जो है हाँ। मेरिट के बेस पे डीयू में या अच्छे अच्छे यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो पाए, जो मेरिट पे अगर लेते हैं। तो उनके लिए सीयूसीईटी में अच्छा परफॉर्म करना कितना जरूरी है, अगर वो चाहते हैं कि एक अच्छी दुनिया में जाए तो? सीयूसीडी अब बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए भी एक दिल्ली का दरवाजा खोल रहा है। मतलब अभी हम सीयूसीडी, पहले जो होता था डीयू में मैक्सिमम लोग सीबीएसई या फिर जो दिल्ली साइड में लोग होते हैं, बच्चे रहते हैं हरियाणा वाले, वो जाते थे एनसीआर वाले इलाके से। पर अभी हम सीयूसीडी एग्जाम हो रहा है, तो इसमें जो बच्चे अच्छा अपने एक्सपोजर चाहते हैं कॉलेज के लिए, एक अच्छा एक्सपीरियंस चाहते हैं कैपिटल के इंडिया के, तो वो अगर अच्छे से प्रिपेयर करें और सीयूसीटी को क्वालिफाई करें, तो वो डीयू जैसे के एसआरसीसी या फिर हिंदी कॉलेज जैसे बेस्ट कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं, जिसके बाद उन्हें प्लेसमेंट वगैरह मिल सकता है। तो ये बहुत ही बेटर अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहा है सीयूसीटी। और इसमें हमें अलग अलग एक ही फॉर्म भरने से अलग अलग यूनिवर्सिटी एग्जाम दे सकते हैं। जैसे मैंने 4 एग्जाम दिए, वैसे आप एक ही पेपर से कई सारी यूनिवर्सिटी के लिए कम्पीट कर सकते हैं। हाँ, मतलब आपका कहना है कि आप सीयूसीटी में अगर आप मेहनत करते हैं, बिहार बोर्ड के स्टूडेंट खास करके, तो आपके पास एक बड़ा दरवाजा खुल सकता है डीयू और बहुत सारे अच्छे अच्छे बीएचयू जैसे ड्रीम यूनिवर्सिटी में हाँ। जाकर पढ़ने का, और चीजों को समझने का, और खुद को आगे पुश करने का, ताकि जो है आप अच्छा कर पाए अपने लाइफ में, अपने फ्यूचर को सिक्योर करने का, है ना? तो सूरज, आज से मेरा एक आखिरी सवाल आज का ये है कि जैसे कि आपको पता है कि 12th का एग्जाम, माइक म्यूट है। सारे स्टूडेंट जो है वो रिलैक्स कर रहे हैं अभी, है ना? 12th का एग्जाम जो है हो चुका है अभी बिहार बोर्ड का, और अभी स्टूडेंट जो है एकदम रिलैक्स मोड पे चल गए हैं, वो खेलने कूदने, अपने घूमने उमने उस तरीके से वो चले गए हैं, है ना? तो आपको क्या लगता है कि अगर वो खुद को प्रिपेयर नहीं करते हैं एंट्रेंस के लिए, सीयूसीटी के लिए, तो क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है आगे जब एंट्रेंस होगा? तो सिर्फ फॉर्म भरने से थोड़ी होगा। नहीं, फॉर्म भरने से तो कोई एग्जाम नहीं निकलता है। मैंने लास्ट ईयर जब अपियर किया था बीएचयू के एंट्रेंस के लिए, तो मैं भी जब फर्स्ट टाइम कोविड फैला था, तो मैंने एग्जाम दिया फरवरी में, और फिर उसके बाद मैं अपने गांव आ गया। बस उस टाइम मैंने ऑनलाइन फॉर्म भर दिया, फिर उसका बिल्कुल प्रिपेयर नहीं किया था। क्रैकेट को मैं उस टाइम भी जानता था, मैंने अपने पापा के फोन से इनरोल भी किया था। फिर कुछ दिन अटेम्प्ट करने के बाद फिर मैंने क्लासेस अपने अटेंटिवली अटेंड नहीं किया, और फिर वो सब मिस कर दिया मैंने। फिर जब एंट्रेंस आया तो मैंने फर्स्ट टाइम बुक्स खोले कि पेपर क्या है, कैसे क्वेश्चंस हैं। उस टाइम मैंने इकोनॉमिक्स तो कहता है, वो तो बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि होता क्या है उसमें। यूटिलिटी मुझे पता नहीं, यूटिलिटी क्या होता है, मार्जिनल डिविजिबिलिटी, ये सब क्या होता है। फिर उसके बाद जब हम एंट्रेंस में जाते हैं तो अलग अलग प्रेशर होता है। वहां पे सब आप देखेंगे बच्चे अटेंड कर रहे हैं, क्वेश्चन सब सब बिजी है क्वेश्चन करने में, और आप उनको देख रहे हैं, आपको और डर लगता है कि अब क्या करेंगे, हमारा फ्यूचर तो गया, सब ब्लैक है। और आप ऐसे ही अगर अब बेकार में टाइम गवा देंगे एंट्रेंस के बाद, एग्जाम के बाद अपने बोर्ड्स के, तो आप एंट्रेंस में बिल्कुल अच्छा नहीं कर पाएंगे। और आप उस टाइम को एक बेटर वे में यूटिलाइज करेंगे, तो आप एक बढ़िया कॉलेज में जा सकते हैं, आपका फ्यूचर सुनहरा हो सकता है। अगर आप तैयारी करते हैं अभी से, आप टाइम को वेस्ट नहीं करते, तो ये ऑडिबल नहीं है। आपका कहना है कि अगर हम एक अच्छे से तैयारी करते हैं तो, और काफी मतलब रेगुलर रहते हैं, तो हम एक अच्छे कॉलेज में जो है हम लोग सब जा सकते हैं, ये कहना है सूरज का। तो सूरज, आपसे एक सवाल नहीं है, बस एक पूछना चाहूंगा कि जो भी सीयूसीटी जो प्रिपेयर कर रहे हैं स्टूडेंट्स, जो भी 12th में है, उनका मतलब क्या सजेशन रहेगा आपके तरफ से बिहार बोर्ड के स्टूडेंट्स को भी खास करके? मेरा ये सजेशन है कि आप कंसिस्टेंट रहिए। मेरा ये सजेशन, मैंने मतलब अभी तक टाइम टेबल के अनुसार पढ़ाई नहीं किया, मुझे मतलब हो ही नहीं पाता है मेरे से। मैंने कितने बार टाइम टेबल बनाया एंट्रेंस के प्रिपरेशन के टाइम पे, पर उसे फॉलो नहीं कर पाया।
फिर मैंने अपना आइडिया लगाया कि मैं जो क्वेश्चंस हो जो अलग-अलग टॉपिक्स हैं, मैंने उन्हें उन टॉपिक्स को डे वाइज़ डिवाइड कर दिया है। डे 1 में इतने टॉपिक्स, डे 2 में इतने टॉपिक्स, फिर मैं उसको एक फ्रेम बना दिया कि मुझे 45 डेज़ के अंदर ये इतने सब्जेक्ट्स खत्म कर देने हैं। फिर उस वैसे जब हम प्रिपेयर करते हैं, तो आपको एक प्रेशर में पढ़ाई करने की मुझे एक आदत है। बिना प्रेशर के मुझसे पढ़ाई नहीं होता है। आदमी घूमने लगता है, रिलैक्स हो जाता है। फिर वैसे ही अगर आप डे 1 में जो चीज़ें खत्म करनी है, आप आप ऐसे ही सबको खत्म करते जाएँगे और फिर एक पार्टिकुलर डे पे आप उसको सब पूरा डेडलाइन कंप्लीट कर लेंगे, तो आपको रिवीज़न का भी अच्छा मौका मिलेगा। आप उसी में कंसिस्टेंट रहिए और रोज़ कुछ ना कुछ पढ़ते रहिए। क्लासेस को अटेंड कीजिए और टेस्ट सीरीज़ दीजिए। ये बेस्ट रहेगा आपके लिए। खुद को बैक कीजिए, पढ़ाई कीजिए और टेस्ट सीरीज देते रहिए और जो भी सिचुएशन है उसको भापते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, यही मंत्र है हाँ। सूरज कुमार का। तो थैंक यू सूरज। और पूरा सूरज के जो ये सूरज की जो जितनी बातें सुनने के बाद जो है, जैसे सूरज जो है उगे हैं, वैसे आप भी उग सकते हैं और आप भी एक छोटे जगह से बड़े जगह से कहीं से भी रहें, आप अगर मेहनत करते हैं रेगुलर और मैं एक बात और कहना अपडेटेड चाहूँगा। रहते हैं। हाँ बिल्कुल। अच्छा, हम अब जब अभी जो बच्चे सीयूईटी के लिए अपेयर करेंगे, तो उनसे एक रिक्वेस्ट होगा कि आप उस एग्ज़ाम को देने से पहले भी ये कोई एंट्रेंस का फॉर्म डाल लें। तो वो होता है कि जब आप डायरेक्ट किसी सीयूईटी के लिए एग्ज़ाम प्रिपेयर में जाएँगे अटेंड करने के लिए, तो उसमें आपको एक अलग प्रेशर फ़ील होगा, जो आपका पहले कभी फ़ील नहीं किए होंगे। एंट्रेंस और कॉम्पिटिशन का अलग-अलग प्रेशर, बोर्ड पे जो फ़ील नहीं होता है। तो अगर आप कोई अलग यूनिवर्सिटी, किसी स्टेट यूनिवर्सिटी का एग्जाम दिए होंगे, तो आप उस प्रेशर को झेल के आगे बढ़ेंगे, तो आपको एक एक्सपीरियंस रहेगा। जैसे मैं जब एग्जाम देने गया था बीएचयू का, तो मेरे जो अगल-बगल बच्चे बैठे थे वो काफी सीरियस थे, नर्वस थे। क्या होगा, कैसे पेपर आएंगे? तो फिर मैंने तो उससे पहले 2-3 एग्जाम दे चुका था, तो मैं काफी रिलैक्स था। मैंने जो क्वेश्चन आए उनको आराम से किया, तो वो लोग बहुत टेंशन में थे, भाई ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो आप अगर उससे पहले थोड़ा प्रिपेयर रहेंगे, आप उससे पहले थोड़ा उसका एक्सपीरियंस ले लेंगे इन एग्जाम्स का, तो आप जो आपका मेन एग्जाम, जो मेन फोकस जिस गोल पे होगा, उसमें आप बेटर परफॉर्म करेंगे। तो मतलब सूरज, आपका कहने का मतलब है कि आप पहले से प्रैक्टिस करते रहिए और कोई भी अगर स्टेट यूनिवर्सिटी का पेपर आता है तो आप मुझे दीजिए, उस प्रेशर को फील कीजिए ताकि वहां पर जो आप यूज्ड टू हो जाए उस प्रेशर से, है ना। तो ये थे हाँ। सूरज कुमार, और इनका पूरा बात सुनने के बाद मुझे दो पंक्तियां ऐसे याद आती है कि जमीन चाहे कितनी भी सख्त क्यों ना हो, अगर फूल को खिलना हो तो फूल खिल ही जाते हैं, भले तुम्हारे किस्मत का दरवाजा बंद क्यों नहीं हो जाए, मेहनत करते रहना यारो, रास्ते मिल ही जाते हैं। तो ये थे हमारे सूरज कुमार, जिन्होंने सासाराम बिहार से आए सूरज कुमार, बिहार बोर्ड से आए सूरज कुमार। इन्होंने 4 कैंपस कंफर्म करने के बाद बीएचयू मेन कैंपस में जगह बनाया, अभी एडमिशन लिया है। 328 इंडेक्स, 328 इंडेक्स और साथ में ओबीसी ने 43 के साथ। तो थैंक यू सूरज, हमसे जुड़ने के लिए, हमारे बच्चों को जो हमारे सुन रहे हैं सब्सक्राइबर्स, उन्हें थैंक यू। मोटिवेट करने के लिए। और तो सूरज भैया के प्रेजेंस को यहाँ पे मतलब आप लोग भी समझिए और इस वीडियो को जो भी है जितने ज्यादा हो सके लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जो भी हमारे दोस्त हैं, जो भी लोग सोचते हैं ऐसा कि पापा नहीं जाने देंगे, मम्मी नहीं जाने देंगे, यार जाने देंगे यार, आओ एक बार तैयारी करो तो सही, एक बार कोशिश तो करो। तो आप उन्हें शेयर कीजिए। और हाँ, फिर से मैं कह रहा हूँ, टॉपर्स वाली में और भी टॉपर्स आने वाले हैं, तो छोड़कर नहीं जाना है। और आगे हम और भी टॉपर से बात करने वाले हैं और मिलवाने वाले हैं आप सभी को। तो नीचे जो हमारा जो सब्सक्राइब का बटन उसे दबा दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे और भी टॉपर जब भी आए एकदम वीडियो घंटा को कर बजाकर एकदम दीजिए। आपको नोटिफिकेशन एकदम पहुंच जाए, ठीक है। तो सूरज भैया ने भी कर लिया है सब्सक्राइब और आप भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो हमारे साथ जुड़िए, सीखिए और आगे बढ़ते रहिए। क्रैक इट सिटी योर स्टडी पार्टनर। थैंक यू सो मच हमें सुनने के लिए।